नाइकी आज दुनिया की बिगेस्ट एथलेटिक शू कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जिसके दुनिया भर में 1000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स है और ग्लोबली 80,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मैनेज करती है। नाइकी इज़ मोर देन जस्ट अ ब्रांड। ये कहानी एक ऐसे सपने की जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था। ये कहानी है एक रिलेंटलेस इनोवेशन की, एक ऐसी जर्नी जो एक बेहद डेयरिंग पर्सनैलिटी से जुड़ी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाइकी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर किया। सो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात है साल 1962 की। उस टाइम की दुनिया आज की दुनिया से काफ़ी अलग थी। कोल्ड वॉर चल रहा था, काफ़ी सारे कल्चरल रिवॉल्यूशन आकार ले रहे थे, पर इन सब के बीच फिल नाइट नाम का एक युवा अपनी क्रांति रच रहा था। बस फ़र्क इतना था कि ये कोई पॉलिटिकल या कल्चरल क्रांति नहीं थी, ये क्रांति थी उसके सपनों की, उसकी ऑब्जर्वेशंस की और उसकी रिलेंटलेस स्पिरिट की। फिल जो खुद एक रनर थे, उन्होंने मार्केट में एक शिफ्ट नोटिस किया कि जैसे जापानीज़ कैमरों को जहां एक टाइम पर बहुत घटिया क्वालिटी का माना जाता था, वो आज अमेरिका में जर्मन ब्रांड्स को भी पछाड़ रहे हैं। तो उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या ये सेम चीज़ फुटवेयर इंडस्ट्री में भी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पर पूमा और एडिडास दो ऐसे ब्रांड्स थे जिनको पछाड़ना तो दूर की बात है, इनको टक्कर देने वाला भी दूर दूर तक कोई नहीं था। बट फिल ने अपनी एंटरप्रेन्योरियल हंगर के चलते इस फुटवेयर मार्केट को डिसरप्ट करने का ठान लिया था। बट द प्रॉब्लम इज कि फिल के पास फुटवेयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने तो अच्छे से जापानीज रनिंग शूज़ देखे भी नहीं थे। बट फिल के इन लैक ऑफ रिसोर्सेज ने उनको डीमोटिवेट करने की बजाय उनकी भूख को और बढ़ा दी थी। ये वो टाइम नहीं था जब हमें इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या फिर हम घर बैठे ग्लोबली कनेक्ट कर पाते हैं। फिल के पास उसके एम्बिशंस के अलावा कुछ नहीं था और इसीलिए बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के वो जापान के लिए रवाना हो जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। फिल को जापान पहुंचने के बाद वहाँ की एक फेमस कंपनी ओनित्सुका टाइगर के एक लोकल शू स्टोर में जाने का मौका मिलता है। ये शूज़ बहुत इनोवेटिव, लाइट वेट और एक डिसेंट क्वालिटी के थे, जिन्हें देखते ही फिल की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो एक ऐसे शूज़ की तलाश में थे। बट द चैलेंज हियर इज कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के साथ, फिल एक वेल एस्टेब्लिश्ड जापानीज कंपनी को ये कन्विंस कैसे करेंगे कि वो उन्हें अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स दे दे। बट फिल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कंपनी के फाउंडर के सामने रखी। इवन उन्होंने तो तब तक अपनी कंपनी का नाम भी नहीं सोचा था और फाउंडर के पूछने पर उन्होंने रैंडमली ब्लू रिबन कह दिया था। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उनकी डील क्लोज भी हो गई थी और अब फिल ओनित्सुका टाइगर के यूएस के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि ये तो एक चिंगारी थी जिसने पूरे फुटवेयर मार्केट में आग लगा दी थी। फिल ने इनिशियली 12 पेयर्स ऑफ शूज़ का ऑर्डर दिया और क्योंकि अभी उनके पास शूज़ बेचने के लिए खुद का स्टोर तो है नहीं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर शूज़ बेचने शुरू कर दिए। अब इनकी जर्नी शुरू तो हो चुकी थी, बट द रियल चैलेंज वाज येट टू कम। ब्लू रिबन की इनिशियल सक्सेस को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट फिल का विजन केवल जूते बेचना नहीं था। उन्हें पता था कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बने रहने से कुछ नहीं होगा, हमें क्रिएटर भी बनना होगा। और इसीलिए वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश में थे जो फुटवेयर इंडस्ट्री की बारीकियों को समझता हो और पीक परफॉर्मेंस और इनोवेशन के पीछे की साइंस जानता हो। और फिर कहानी में एंट्री होती है बिल बोवरमैन की, जो फिल के फॉर्मर कोच थे। बिल ओनित्सुका टाइगर शूज़ के पोटेंशियल को देखकर 1964 में फिल के पार्टनर बन जाते हैं और दोनों $500 मिलाकर ऑफिशियली ब्लू रिबन को लॉन्च करते हैं। बिल वॉज मोर देन जस्ट ए सेल्समैन। वो एक इनोवेटर थे जो कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट में विश्वास रखते थे ताकि उनके शूज़ की परफॉर्मेंस और बढ़ सके, और इसीलिए कॉन्टिन्यूसली एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। और अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इन्होंने एक ऐसी डिज़ाइन बनाई जो 1968 में मैसिव सक्सेसफुल रही, और उस डिज़ाइन का नाम था कोर्टेज। और इवन मैक्सिको ओलंपिक्स में भी इनके इस डिज़ाइनर शूज़ को यूज़ किया गया था। इस शूज़ का फॉल बहुत इनोवेटिव था, जो इसकी पीक परफॉर्मेंस का रीज़न बना। एंड इट ऑल्सो शोज बिल्स परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस। बट इस सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी पनप रही थी। ब्लू रिबन की प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से ओनित्सुका टाइगर पर डिपेंडेंसी उनके लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही थी। कोर्टेज शूज़ की इतनी डिमांड हो गई थी कि फिल उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे थे। पर फिर भी ब्लू रिबन कंपनी की इतनी डिमांड होने के बावजूद भी ओनित्सुका टाइगर अपने डोमेस्टिक मार्केट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा था, जिसने फिल को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था। और अब आता है कहानी में टर्निंग पॉइंट। फिल और बिल को यह रियलाइज़ हो चुका था कि वो ओनित्सुका टाइगर के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्हें अपने ड्रीम ब्रांड, जो कि धीरे धीरे बन रहा है, उसकी डेस्टिनी को अपने हाथों में लेना होगा। और वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। इनको एक सॉल्यूशन मिलता है कि 1972 में ओनित्सुका टाइगर के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था। तब फिल समझ जाता है कि यही वो टाइम है जब हमें फ्री होकर
अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहिए जो प्योरली इनोवेशन, क्वालिटी और एथलीट स्पिरिट पे बना हो। एंड दिस वाज अ वेरी बोल्ड मूव, क्योंकि ये एक तरह का गैम्बल था जो या तो उन्हें फुटवेयर इंडस्ट्री में सबसे आगे लाकर खड़ा कर देगा या फिर उन्हें मिट्टी में मिला देगा। बट देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। 1971 का एंड चल रहा था और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था। फिल को पता था कि अगर हमें एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाना है तो केवल डिस्ट्रीब्यूटरशिप खत्म करने से कुछ नहीं होगा। हमें हमारे ब्रांड के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए, एक ऐसा सिंबल चाहिए जो उसकी वैल्यूज़ को दर्शाए। और फिर इसके सामने एक नाम आता है नाइकी, जो कि एक ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री है। और ये नाम इसलिए भी सही था क्योंकि ये एथलीट से रेजोनेट करता था। बट द नेम अलोन वॉज नॉट इनफ, उन्हें एक विजुअल आइडेंटिटी भी चाहिए थी और इसलिए उन्होंने एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट कैरोलिन डेविडसन से मात्र $35 में उस लोगो को बनवाया जो आज मिलियंस और इवन बिलियंस की भी वैल्यू होल्ड करता है। अब उनकी ब्रांडिंग प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, बट स्टिल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी भी बाकी थी और वो थी प्रोडक्शन। फिल ने अपने पिछली गलती से सीखकर इस बार जापान के बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर से अपना नेटवर्क बनाया, जिन्होंने उसे अपनी डिज़ाइन और अपनी डिमांड के बेस पर प्रोडक्शन को अप डाउन करने की छूट दी। अब आता है साल 1972। ओनित्सुका टाइगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद नाइकी पहली बार इंडिपेंडेंटली स्टेप इन करता है। अपने इनिशियल ईयर्स में नाइकी ने एथलीट्स के साथ रिलेशनशिप बनाने पर फोकस किया, उनकी नीड्स को समझा और अपने डिज़ाइन को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते गए। बिल बोवरमैन के परस्यूट ऑफ इनोवेशन ने हमेशा से एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम किया। उनकी चैंपियन सोल उनके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बट अब केवल इनोवेशन से भी कुछ नहीं होगा अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही नहीं होगी। और फिल को पता था कि मार्केटिंग के लिए स्टोरी टेलिंग से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। उन्हें समझ आया कि हमें एथलीट्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा और इसी वजह से नाइकी ने अपना रिवोल्यूशनरी जस्ट डू इट कैंपेन लॉन्च किया। एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज जिससे हर एथलीट कनेक्ट कर पाता था। नाइकी की ये जर्नी इजी नहीं थी, उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लाइक फियर्स कंपटीशन, मैन्युफैक्चरिंग हर्डल्स और पूरे कंपटीशन से आगे रहने का एक कॉन्स्टेंट प्रेशर। बट थ्रू इट ऑल नाइकी ने अपनी 4 वैल्यूज़ को कभी नहीं भूला, जो थी इनोवेशन, क्वालिटी एंड ए रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। फिल नाइट के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल से दिखने वाले सपने से लेकर नाइकी के पूरी दुनिया को कैप्चर करने तक की कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, जो ये बताता है कि इंसान को अगर अपने पोटेंशियल पर विश्वास है तो वो अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट्स तक पहुंच सकता है। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ का कि अपने डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के चलते इंसान अपने बड़े से बड़े ड्रीम को रियलिटी में बदल सकता है। तो ये थी नाइकी की स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम हमारे कंटेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत।